चलिए, तो ये हमारा पार्ट 3 होगा पॉलिटी का। पिछले क्लास में हम लोगों ने शासन के कई प्रकार देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था राजतंत्र, भीड़तंत्र, धर्मतंत्र, अल्पतंत्र। ऐसे करके हम लोगों ने कई प्रकार देखे पिछले पार्ट में। तो इस पार्ट और हम लोगों ने कहा था कि अगले पार्ट में हम लोग लोकतंत्र को देखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल यही दुनिया में चल रहा है। तो थोड़ा हम लोग इसको डिटेल करेंगे, क्योंकि इससे मेंस में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। चलिए हम लोग इसको समझेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेंगे लोकतंत्र को। लोकतंत्र किसे कहते हैं, क्या होता है लोकतंत्र में। तो देखिए, डेमोक्रेसी इसके नाम से लिखा हुआ है, यानी कि लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र। ठीक है, इसको जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकशाही कुछ भी कह सकते हैं, जनतंत्र या प्रजातंत्र या जनशाही। यानी कि इसमें क्या होता है कि जितनी भी शक्ति होती है, सारी शक्ति लोगों के हाथ में होती है, सारी शक्ति लोगों के हाथ में होती है। मतलब बात करें तो देखिए, इसमें भी हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के कई प्रकार आते हैं। वहाँ पे देखेंगे एक अध्यक्ष मतलब प्रणाली होती है, एक संसदीय प्रणाली होती है। उसमें हम लोग एक देखेंगे कि उसमें सभी लोग मिलके ही देते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड जैसा अगर देश है, तो वहाँ पे बहुल कार्यपालिका है, तो वहाँ पे लोगों का ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें भारत में, तो भारत में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के भी कई प्रकार हो जाते हैं। जैसे लोगों का तंत्र तो है, लेकिन डायरेक्ट तो लोग इसमें होंगे नहीं, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं इसमें, और इनके प्रतिनिधि फिर इनके लिए कानून बनाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लोगों का ही है, क्योंकि लोग ही अपने प्रतिनिधि चुन रहे हैं, क्योंकि उनको चुनने की पूरी आज़ादी होती है, सबको एकदम बराबर मताधिकार होता है। तो इसलिए इसको लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब यानी कि लोगों का तंत्र, जहाँ भी लोग शामिल हो वो लोकतंत्र होगा। ठीक है, तो बात करें अगर हम लोग इसका इतिहास देखें लोकतंत्र का, तो सबसे पहले इतिहास हम लोग इसका भारत में देख लेते हैं। भारत में भी हम लोगों को लोकतंत्र कहीं कहीं दिखेगा। जैसे वैदिक काल की बात करें, तो वैदिक काल में हम लोग देखेंगे कि सभा समिति हुआ करती थी। सभा समिति, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे और एक साथ निर्णय लेते थे। हालांकि ये पूर्णतः लोकतंत्र नहीं था, यहाँ पे कुछ विशेष वर्ग ही जा सकते थे, महिलाओं को भी पूरी तरह यहाँ पे अनुमति नहीं था। फिर बात करें हम लोग देखेंगे जब महाजनपद काल, तो वहाँ पे एक गणतंत्र राज्य हुआ करते थे, जिसको अराजक राज्य कहा जाता था। इसमें कई सारे लोग या राजा या मंत्री लोग मिलकर निर्णय लेते थे। ये भी पूरी तरह लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो निर्णय था वो राजा ही लेता था, यानी कि अमीर वर्ग। लेकिन ये था कि बहुत सारे लोग थे, डायरेक्ट एक राजा के अंदर नहीं था, कई सारे छोटे छोटे राज्य और गुट मिलके फिर वो लिया करती थी। ठीक है, इसमें भी देखिए नगर तो थे, लेकिन जैसे दास थे, तो दास को तो कोई अधिकार नहीं थे। बात करें स्त्री को भी इस यहाँ पे अधिकार नहीं था। तो ये पूरी तरह लोकतंत्र तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा था कि ज़्यादा लोग मिलके लोग ही बनाते थे, तो इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, कई सारे स्वतंत्र नगर भी हुआ करते थे। एक जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है पुराने ज़माने में, वो होता है हम्मुराबी की संहिता। हम्मुराबी की संहिता, और ये था 1780 BC में। ये एक बेबीलोनियन के राजा थे, बेबीलोनियन किंग राजा, उनका नाम था हम्मुराबी। उन्होंने ये संहिता जारी की थी, और उसमें उन्होंने जैसे इसके बारे में, लोकतंत्र के बारे में बताया था कि लोगों का एक शासन होना चाहिए, लोग उसमें होने चाहिए। फिर बात करें भारत में, तो जो कौटिल्य थे या जिनको चाणक्य बुलाया जाता है, तो उनका अर्थशास्त्र, उसमें भी थोड़ा बहुत मिलता है। जैसे जो प्रशासनिक लोग थे, उनका था कि परीक्षा हुआ करता था, परीक्षा के आधार पर चुने जाते थे। तो यहाँ पे सैद्धांतिक तरीके से, जैसे ये जो बुक था अर्थशास्त्र, ये मौर्य काल का बुक था, लेकिन ऐसा एकदम नहीं था कि मौर्य काल में जो भी निर्णय थे वो
और शस्त्र नहीं लिए जाते थे। बस ये एक सैद्धांतिक था, ये भी सैद्धांतिक था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल एकदम स्पष्ट था नहीं। ठीक है, जो स्पष्ट था वो 17वीं 18वीं शताब्दी में ही आया लोकतंत्र। जैसे जिसमें सबसे पहला जो लोकतंत्र का स्टार्टिंग में जिसको माना जाता है, लोकतंत्र की जननी कह सकते हैं हम लोग को, तो है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड से ही लोकतंत्र का स्टार्ट हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले ये सब। ठीक है, जैसे हम्मुराबी की संहिता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अराजक गणतंत्र जो थे, वैशाली वगैरह, सभा समिति वैदिक काल का, लेकिन ये सब पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं थे। यहाँ पे अधिकार तो थे लोगों को, लेकिन वैसे अधिकार नहीं थे, लोग को वो पूरा राज नहीं था। हालांकि आज भी नहीं है, आज भी तो जो उनके प्रतिनिधि होते हैं वो लोगों से काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहर में ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड में है कि आप जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं उसको आप वापस बुला सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। एक बार चुन लिए तो 5 साल तक आप शांति से रहिए वहाँ पे। फिर तो देखिए, बात करें जो आधुनिक जो लोकतंत्र है, ये तो मान लीजिए पुराना लोकतंत्र हो गया। आधुनिक लोकतंत्र का जो इतिहास है, आधुनिक लोकतंत्र का इतिहास, आधुनिक लोकतंत्र, तो इसकी शुरुआत माना जाती है इंग्लैंड से। एक इंग्लैंड में हुआ था गौरवमय क्रांति, इंग्लैंड में गौरवमय क्रांति हुआ था। गौरवमय क्यों था बता देते हैं आप लोग को। ये 1688 में हुआ था। इससे पहले इंग्लैंड में जैसे सामंतवाद वहाँ बहुत ज़्यादा प्रबल था, तो सामंतवाद के चलते वहाँ पे फंडामेंटल राइट 1200 ही में ही दिए गया था लोगों को, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसको मेगना कार्टा बोला जाता है। तो वो भी था वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो गौरवमय क्रांति थी, इसमें क्या हुआ था कि राजा थे, राजा ने ही वो सब अधिकार दिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि जो राजा थे, इस समय जो राजा थे जेम्स द्वितीय, जेम्स टू, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी पुत्री थी, ठीक है, उनकी पुत्री और उनके जो पुत्री के जो पति थे, उनकी पुत्री और उनके पति, पुत्री थी उनकी मेरी और पति थे विलियम। तो राजा ने जनता के दबाव पे, जनता ने काफ़ी इन पे दबाव बनाया। ये राजा थोड़ा अच्छे राजा नहीं थे, ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तो जनता ने जब दबाव बनाया तो अपनी पुत्री मेरी को और पति विलियम को राजा रानी बनाया और राजतंत्र की जगह पे संवैधानिक राजतंत्र लाया वहाँ पे, संवैधानिक राजतंत्र। यानी कि इसमें क्या था कि एक संविधान बनाया, राजतंत्र थे, राजा था वहाँ पे, ठीक है, आज भी वहाँ पे राजा हैं, आज भी वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र चलते आ रहा है। राजा को जो खानदान है वो अभी तक चलते आ रहा है। अभी जो राजा पिछले सानी रानी मरी, ठीक है, एलिजाबेथ, तो वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र लाया। लोगों का जो दबाव जो था वो इसलिए हुआ क्योंकि उस समय वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ विचारक आए, जिसमें एक विचारक थे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। विचारक हम लोग अगर पढ़ेंगे इसमें तो हम लोग देखेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है जेम्स लॉक। ये सब उदारवादी विचारक थे, ठीक है। जेम्स लॉक नहीं, जॉन लॉक, ठीक है। जेम्स द्वितीय तो राजा थे, जॉन लॉक तो ये उदारवादी विचारक थे। इन लोगों ने मतलब लिखा कि जैसे जॉन लॉक का कहना था फंडामेंटल राइट में भी, इन्होंने कहा था कि जहाँ भी कानून है वहाँ भी आदमी फिर आज़ाद नहीं है। कानूनी जब तक रहेगा तब तक आदमी आज़ाद नहीं रह सकता है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि कानून है तभी स्वतंत्रता है, कानून है तभी स्वतंत्रता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगर कानून जहाँ नहीं होगा वहाँ तो फिर लोग अराजक हो जाएंगे। अगर लोग अराजक हो जाएंगे तो फिर कोई कुछ भी करेगा, तो किसी के पास किसी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए जो ताकतवर होगा फिर वो कमज़ोर को दबाएगा, तो कानून रहेगा तभी होगा। लेकिन इनका मानना था कि जब तक कानून रहता है तब तक राज्य दबाव बनाता ही रहेगा लोगों पे, ठीक है। और ये लोग उदारवादी थे, लोगों ने राजतंत्र की जगह व्यक्तिवाद यानी कि लोगों को थोड़ा सा बढ़ा के दिखाया कि मानवतावाद जरूरी है, मानव को समझना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले राजा ही हेड हुआ था, लेकिन फिर मानवतावाद, मानव लोगों को, व्यक्ति अब यहाँ पर महत्वपूर्ण होने लगे थे। तो लोगों के मन में भी ये सब चीज़ आया, ऐसा पढ़ के
तो लोगों ने राजा पे दबाव बनाया और राजा ने चुपचाप, मतलब ये नहीं हुआ कि कोई हमला नहीं हुआ, लोगों ने राजा को लूटा भी नहीं, या फिर जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति इसी में आगे देखेंगे, तो वहाँ पे लोगों ने राजा पे हमला बोल दिया था, वहाँ के जेल से पे जाके, और लोगों ने लोगों को छुड़ा लिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, राजा ने शांति से राजा बना दिया और संवैधानिक राजतंत्र ला दिया, संविधान लागू कर दिया। अब यहाँ पे जो राजा था वो नाम मात्र अध्यक्ष रह गया और एक संविधान बन गया। संविधान में उन्होंने 2 सदन बना दिए जिसमें लोग चुन के जाते थे और फिर वहाँ से वहीं पूरा उसका जो राज्य था संविधान के अनुसार चलता था। तो यहाँ से पहली बार लोकतंत्र का हम लोगों को झलक मिलता है, जो नवीन लोकतंत्र है। ठीक है, कोई रक्तपात नहीं हुआ, इसीलिए इसको गौरवमय क्रांति कहते हैं। हालांकि इंग्लैंड लोग का यही लोग हिस्ट्री लिखते हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं, इन्होंने इसको गौरवमय क्रांति कहा है, कोई युद्ध नहीं हुआ। तो ये हो गया मान लीजिए। फिर इसके बाद जो दूसरा लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है, तो पहला हो गया स्टार्टिंग का, दूसरा मिलता है फ्रांस की क्रांति से, या फिर बात करो तो अमेरिकी क्रांति से। तो इसको मिटा के फिर उसको देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्या हुआ था यहाँ पे, दूसरी जो सबसे बड़ी घटना थी लोकतंत्र के लिए वो थी अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति, और इसका डेट है 1776। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या हुआ था कि एक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। देखिए जो अमेरिका था उस समय 1776 तक इंग्लैंड का ही उपनिवेश था, जैसे भारत था। भारत में तभी उपनिवेशवाद शुरू हुआ था, उससे पहले उन्होंने इंग्लैंड को पूरी तरह से उपनिवेश बना रखा था। तो वहाँ पे जो वहाँ के लोग थे वो सारे लोग लगभग, मतलब उन लोगों ने मार ही दिया था। वहाँ के 75% लोग तो ऐसे ही जनसंख्या मर गई थी केवल रोग से। ये लोग गए अपना अपना रोग ले जाकर उसको दे दिए, और वो वहाँ के जो रेड इंडियन रहते थे जो वहाँ पहले से, वहाँ पे कुछ ऐसी बड़ी सभ्यता नहीं, जैसे भारत में इतनी बड़ी बड़ी सभ्यताएँ थी, या फिर जैसे मुगल काल में इतने बड़े बड़े राजा थे, तो वहाँ पे ऐसे कुछ राजा था नहीं, काफ़ी कमज़ोर वहाँ का प्रशासन था। तो ये लोग गए आसानी से जीत लिए और पूरा अंग्रेज ही थे। ये जॉर्ज वाशिंगटन जो है खुद अंग्रेज था। इसने क्या किया, अंग्रेज क्या किए कि जो भी कैदी थे या फिर कुछ छोटे मोटे जो लोग थे उन लोगों को फिर अफ्रीका से लोगों को ले जाके, इसीलिए आज ब्लैक और वाइट का वहाँ हमेशा झगड़ा चलता है। अफ्रीका से लोगों को पकड़ पकड़ के अमेरिका ले गया, क्योंकि अमेरिका में इतना बड़ा उसको कॉन्टिनेंट मिल गया था, वहाँ पे इतने ज़्यादा संसाधन थे तो उसको निकालने के लिए तो ये हुआ। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने इंग्लैंड से आज़ादी दिलाई, इंग्लैंड से आज़ादी दिलाई, यानी उपनिवेश था तो उपनिवेश से आज़ादी दिलाई। आज़ादी क्या दिलाई, मतलब अब वो राज करने लगे। ये भी अंग्रेज ही थे, दूसरे अंग्रेज को भगा के और खुद वहाँ पे राज करने लगे। यही था वहाँ पे। ठीक है, और जैसे वहाँ पे क्या था कि अलग अलग लोग इंग्लैंड से आए थे, तो वहाँ पे 13 राज्य थे उस समय। तो 13 राज्य मिल के और सभी ने मिल के एक संघ बनाया और फिर अपना एक संविधान बनाया, और इनका संविधान लागू हुआ 1787 में। तो ये 13 राज्य थे, संघ था, यानी कि सभी का मिल के अगर कुछ कर रहे तो ये लोग लिखित करेंगे। तो यहाँ पे पहला लिखित संविधान बना है, पहला लिखित संविधान था। ये लिखित करने का कारण था क्योंकि देखिए जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में जो संविधान था वो लिखित नहीं था। राजा ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे कानून है, उसने कुछ कुछ अपना बाद में एक एक कानून बनाते गए और ऐसे ऐसे देते गए लोकतंत्र। लेकिन यहाँ पे कहा था कि 13 राज्य मिल गए भाई, एक साथ जब आएंगे तो कुछ तो निर्णय करेंगे, तो कुछ तो लिखेंगे कि ऐसे ऐसे करना है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने पहला लिखित संविधान बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा बड़ी घटना थी लेकिन संविधान का। ठीक है, संविधान का यहाँ से संविधान का निर्माण हो गया। तीसरी क्रांति थी जो इससे भी इम्पोर्टेंट है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति, इन्होंने संविधान तो लिखा लेकिन अभी फंडामेंटल राइट की बात नहीं की थी, जैसे मौलिक अधिकार, लोगों के बीच समानता, स्वतंत्रता, ये सब अभी नहीं दिए थे। लेकिन ये था कि साथ में मिलके और एक ऐसा नीति बना लिया कि भाई हम लोगों का ये अधिकार होगा। उन्होंने एक केंद्र बना लिया और बता दिया कि केंद्र के पास ये शक्ति होगा। ज़्यादा शक्ति था नहीं, रक्षा और संचार वगैरह का शक्ति दे दिया, विदेश रक्षा संचार, और बाकी सारी शक्ति अपने पास था। उनको ये भी था कि वो लोग इस संघ से हट सकते थे, लेकिन अब नहीं हट सकते। हम लोग जब देखेंगे अध्यात्मात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों में अंतर, तो वहाँ पर थोड़ा सा अमेरिका के संविधान के बारे में, अमेरिका की जो व्यवस्था है उसको देख लेंगे तो हम लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देख लीजिए। ठीक है,
फ्रांसीसी क्रांति थी ये 1789 की है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रोल है वो है रूसों का। रूसों के विचार से, जैसे वहाँ पे जॉन लॉक के विचार से लोग ज़्यादा प्रभावित थे, यहाँ पे रूसों के विचार से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और रूसों के विचार से फिर लोगों ने फिर यहाँ पे सरकार पे दबाव बनाया, राजा पे। ठीक है, तो यहाँ पे राजा थे लुईस 16। ठीक है, रूसों के विचार। और उसी से कुछ दिन पहले ही देखिए 1787 में इसका ये लागू हुआ है संविधान। अमेरिकी क्रांति हो चुकी है, तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हो चुके थे। लोगों को भी, यहाँ के लोगों को भी आज़ादी चाहिए था। जैसे ये लोग पढ़े लिखे होते थे। हम लोग जब हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे 1458 में जब वहाँ पे नवजागरण काल आया तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देने लगे। 1789 का बात है। इस समय न्यूटन अपना 1687 में 1 साल पहले ही, 100 साल पहले ही यहाँ पे जो न्यूटन थे उन्होंने अपने थ्योरी दे के चल चुके थे। तो वो लोगों को मतलब ज्ञान था, लोग काफ़ी पढ़े लिखे हुआ करते थे। यहाँ पे भारत जैसा नहीं था, लोगों को यानी कि राज्य से मतलब नहीं था। ऐसे विचार भारत में भी नहीं थे। मुग़ल काल में था। मुग़ल काल ज़्यादातर अयासी में वो लोग रहते थे, उन लोगों को शिक्षा से मतलब नहीं था। शिक्षा का सबसे बुरा हाल मुग़ल ने ही किया था। और उसके पहले जो तुर्क है, नहीं तो उससे पहले अगर बात करें गुप्त काल में, तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी शिक्षा थी। वहीं पे आर्यभट्ट, वराह, मिहिर, सुश्रुत, चरक, ये सब जितने बड़े बड़े आप लोग अगर देखेंगे तो सारे बड़े बड़े ही वहीं पे मिलेंगे। लेकिन बाद में यहाँ पे काफ़ी भारत की शिक्षा व्यवस्था गिर गई, इसी के लिए भारत इतना पीछे रह गया। तो देखिए रूसों के विचार से यहाँ का राजा लुईस 16 था। ये जैसे वहाँ के जो राजा थे जेम्स द्वितीय, वो तो मान गए, वो शांति से हट गए। लेकिन ये माना नहीं, तो लोगों ने फिर यहाँ पे क्रांति की। और क्रांति कम से कम 10 साल तक चला था। ठीक है, तो ये 1789 से 1793 तक चला। 4 साल क्रांति चला, अच्छे से चला। और भी मतलब आगे तक चलता रहा, लेकिन 1793 तक जाके फिर लोग क्या कि चले गए जेल तोड़ के। पहले सबसे पहले वहीं बास्टिल दिवस जो मनाया जाता है, जिसमें नरेंद्र मोदी गए थे फ्रांस में भी। वहाँ का सबसे बड़ा डे वहीं मनाया जाता है कि उसी दिन वहाँ से लोकतंत्र का स्टार्टिंग हुआ था। और 1789 को ही मनाया जाता है। तो लोग वहाँ पे जेल में गए, जेल तोड़े, वहाँ से अपने कैदी को छुड़ाए, फिर वहाँ पे कब्जा कर लिया। ऐसे करते करते 4 साल तक लोग राजा के साथ लड़ते रह गए। और लड़ते लड़ते वहाँ पे लोकतंत्र बना लिए। और वहाँ पे फिर संविधान बना। एक तरफ बुर्जुआ वर्ग था, एक तरफ श्रमिक वर्ग था, और ऐसे करके संविधान बना। ऐसे करके बनाया गया था इसमें। जैसे लेफ्ट साइड जो राइट साइड आज कहा जाता है, राइट साइड यानी कि बुर्जुआ वर्ग को बोला जाता है, लेफ्ट साइड यानी कि इसको। ठीक है, तो वो दोनों साइड ऐसे बैठते थे। तो फिर जाके हम लोग देखेंगे इसको भी कभी, अगर मिला मौका तो ये सब देखेंगे। काफ़ी अच्छी यहाँ की स्टोरी है। जब हम लोग कुछ विचार पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रवादी विचार, वामपंथी विचार, तो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से फिर लोकतंत्र का स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे मतलब दुनिया में फैल गया। तो सब जगह चीन भी जो है वो भी खुद को लोकतंत्र ही मानता है। हालांकि वहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था है, एक पार्टी का 1 पार्टी सिस्टम है, लेकिन फिर भी लोकतंत्र मानता है। क्योंकि चुनाव होता है छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर तो चुनाव नहीं होता है। बड़े स्तर पर पार्टी के अंदर ही चुनाव होता है। जब पार्टी के लोग होते हैं तो उन लोग चुनाव करते हैं। वहाँ पे तो एक ही पार्टी है, बस एक ही पार्टी के अंदर आपको अगर कोई पार्टी बनाना है तो एक ही पार्टी के अंदर बनाना है। जैसे वहाँ पे जो स्थानीय स्तर पर होता है, तो स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है। वहाँ पे कई सारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर होगा वहाँ पर केवल एक ही पार्टी है। ठीक है, तो ये हो गया लोकतंत्र की स्टार्टिंग। अब देख लेते हैं कि लोकतंत्र के सामने चुनौती क्या क्या है। क्योंकि लोकतंत्र तो है, लेकिन वहाँ भी इसके सामने कुछ तो चुनौती है आज के लोकतंत्र में। तो देखिए सबसे पहली चुनौती क्या है, सैनिक शासन। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि वर्तमान लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं मेंस में। तो देखिए सैनिक शासन किस तरह है। जैसे पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अभी बात करें नाइजर देश में अभी कुछ दिन पहले, चाड, ऐसे अफ्रीकी देश में तो हमेशा होता रहता है। म्यांमार सबसे नया इम्पोर्टेंट और हमारे पास में ही है। ऐसे देशों में क्या है, जब मन होता है सेना आती है और जहाँ को जो चुने हुए लोगों की जो शासन होते हैं सबको हटाती है और खुद तानाशाही बन जाती है।
तानाशाह की तरह शासन करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के समय में, सैनिक शासन। ठीक है। दूसरा इसमें क्या चुनौती हो जाती है लोकतंत्र में कि व्यक्ति पूजा। व्यक्ति पूजा ये इम्पोर्टेंट कैसे है, देखिए क्या होता है। जैसे अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में अगर हम लोग पुराने ज़माने में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जाएँ तो एक ही व्यक्ति की पूजा होती थी, नेहरू की और उसके बाद इंदिरा गांधी की। यानी जो इंदिरा गांधी ने बोल दिया वही शासन है, बाकी कोई कुछ भी कहे। जैसे इंदिरा गांधी ने बिना किसी से पूछे भारत में आपातकाल लगाया था लोकतंत्र होते हुए भी, तो ये हो गया व्यक्ति पूजा। आज भी जैसे नरेंद्र मोदी हैं, हालांकि आज तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी सबसे बड़े मतलब अभी यही है, वन मैन आर्मी। ये लोग भी वैसे ही थे, ये लोग तो कहीं ज़्यादा इनसे थे, नेहरू और इंदिरा गांधी सबसे ज़्यादा थी। नेहरू के समय भी कुछ कांग्रेस में कुछ लोग थे जो नेहरू का विरोध करते थे, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस उस समय सही थी, लेकिन यहाँ आते आते कांग्रेस एकदम ख़त्म हो चुकी थी। केवल जो गांधी परिवार था, गांधी परिवार नेहरू की ही बेटी थी, तो नेहरू परिवार ही था, तो इन्हीं का बस केवल राज था। ठीक है। दूसरा हो जाता है दबाव समूह। दबाव समूह देखिए ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कई वर्ग होते हैं छोटे छोटे, मान लीजिए जैसे श्रमिकों का समूह हो गया, या फिर किसी धर्म का विशेष का समूह हो गया। जैसे हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल है सीए प्रोटेस्ट में आप लोगों ने देखा होगा, या फिर जो कृषक आंदोलन जो हुआ था और जो 3 कृषि बिल थे जो कि अच्छे बिल थे, बेकार बिल नहीं थे, काफ़ी अच्छे बिल थे, लेकिन तीनों कृषि बिल को कैसे निरस्त कर दिया गया दबाव समूह के द्वारा दबाव बना के। तो ये भी आज लोकतंत्र के समक्ष, यानी एक चुनी हुई सरकार कुछ कानून बनाती है और ये दबाव समूह उसको ख़त्म कर देते हैं, तो ये भी चुनौती है। एक इसमें है जनसंपर्क का साधन। जनसंपर्क का साधन, जैसे हम इसका एग्जांपल दे तो मीडिया और इंटरनेट। ये किस तरह है, देखिए क्या होता है। मीडिया हाउस है, कई मीडिया हाउस तो खुद सरकार चला रही है, इंटरनेट पे सरकार अपने मन से पैसे देगी और फिर इंटरनेट चलवाती है। इस पे कई बार तो हुआ है, विवाद हुआ है। मीडिया में भी लोगों को कुछ भी जो जानकारी होती है सरकार के बारे में, मीडिया या इंटरनेट से पता चलती है, लेकिन ये दोनों पे सरकार कब्जा कर लेते हैं और फिर अपने अनुसार जो भी नियम बनवाते होते लोगों का विचार तक बदल देते हैं, फिर लोग उसी को देते हैं। देखते हैं छोटी छोटी बात पे कैसे हल्ला हो जाता है। आज तो डीप फेक का ज़माना है, काफ़ी ये बेकार आजकल चल रहा है डीप फेक। यानी कि आपको लगेगा अगर किसी नेता जैसे मोदी जी हैं तो उनका कोई वीडियो बन जाएगा और आपको लगेगा ये रियल है, लेकिन वो होता है फेक वीडियो, और केवल बस आवाज़ बदल दिया जाता है और आपको एकदम रियल लगेगा। तो ये सब है लोकतंत्र के सामने चुनौती। और बात करें तो इसमें लोग जैसे गरीब हैं, गरीब लोग, निरक्षर लोग या फिर पिछड़े लोग, ये लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता ही नहीं है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। हम लोग लोकतंत्र का मतलब कि यहाँ पे लोग ही सर्वोच्च हैं, शासन सर्वोच्च नहीं है। लेकिन लोग डरते हैं, पुलिस से इतना ज़्यादा डरते हैं, लोग पुलिस के पास जाना तक नहीं चाहते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि पुलिस उनके सेवा में है, आप पुलिस के सेवा में नहीं है। लेकिन लोग पुलिस के पीछे पीछे लगे रहते हैं, डरते रहते हैं, अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। तो ये भी है। और है जैसे अधिकारी तंत्र है, अधिकारी लोग जैसे पुलिस अधिकारी लोग इसका फ़ायदा उठा के, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है लोकतंत्र के बारे में, और वो फिर लोगों को दबाव बनाते हैं। और भी है, एक देख लीजिए ये आप लोग ले, ये कैसे जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF आप लोग ले, ये कैसे देखिए ये क्या होता है। ये भी आजकल जो छोटे छोटे देश होते हैं उनको लोन देने के नाम पे या फिर डिफ़ॉल्ट होते हैं तो उन पे दबाव बना के और उन पे अपने अनुसार नियम लगवाते हैं। जैसे भारत है, भारत में समाजवादी लोकतंत्र था, जैसे नेहरू और गांधी ने समाजवाद को किया था, हालांकि वो गलत था, सही तो नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने समाजवादी लोकतंत्र को लिया था। लेकिन 1991 में क्या हुआ, भारत के पास पैसे नहीं थे आयात करने का, तो जब IMF और वर्ल्ड बैंक से जब लोन मांगा गया, वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा जाता है, IMF तो जब लोन चुका नहीं पाते हैं तो फिर उसके लिए वो पैसा देता है लोन चुकाने के लिए और अपनी शर्त रखता है। तो IMF में अपने शर्त रखा और भारत में LPG आया, ठीक है, 1991 में। इसको भी हम लोग देखेंगे आगे। तो ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। जैसे भूटान में अच्छा खासा शासन चल रहा था, लेकिन वहाँ के राजतंत्र को हटा के और फिर अपना शासन ज़बरदस्ती वहाँ पे थोपाएं। उनको लोकतंत्र लाना है अपने मन से। या फिर तीव्र सामाजिक परिवर्तन,
सामाजिक परिवर्तन होता है, मान लीजिए कोई वर्ग अचानक से उसको, जैसे मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग है और उनमें सामाजिक परिवर्तन आया और वो बड़े से बड़े आंदोलन करके और पूरा लोकतंत्र को हटा के और खुद शासन करने लगे। तो ये सब लोकतंत्र के सामने कई सारी चुनौतियाँ हैं, ठीक है। या फिर लोकप्रिय नेता भी चुनौती है। लोकप्रिय नेता अपने अनुसार, जैसे कि ट्रंप जो थे, आप लोग अगर देखे होंगे तो अमेरिका में जब ट्रंप की सरकार हार गई थी तो लोग वहाँ के व्हाइट हाउस पे जाके हमला बोलने वाले थे। लोकप्रिय नेता भी होते हैं, सब चुनौती होते हैं। कई जैसे छोटे छोटे लोकप्रिय नेता होते हैं, वो लोग सरकार के खिलाफ भड़काते रहते हैं, सरकार को सही से काम नहीं करने देते हैं। ये सब चुनौतियाँ हैं। तो हम लोग देख लेते हैं लोकतंत्र के प्रकार कितने होते हैं, कई प्रकार से प्रकार होते हैं। तो ये सब देखेंगे हम लोग। अभी इसके बाद प्रकार देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर प्रकार देखते हैं पूरा। तो चलिए देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार देखिए, इसको कई कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे एक होता है कि जनता व शासन के संपर्क के अनुसार, जनता व शासन के संपर्क के आधार पर। इसमें क्या होता है, एक होता है कि जैसे जनता व शासन के संपर्क के आधार पर एक हो जाएगा कि इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे, इसको थोड़ा डिटेल भी करेंगे। और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोग केवल चुनते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। दूसरा होता है कि विचारधारा के आधार पे, विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पे एक होता है उदारवादी लोकतंत्र और दूसरा होता है समाजवादी लोकतंत्र, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, दोनों को हम लोग एक साथ देख लेंगे। और तीसरा जो होता है वो क्या कहते हैं, दलीय आधार पे, दलीय आधार पे लोकतंत्र। तो एक होता है इसमें एक दलीय, जिसमें चीन को हमने बताया था। दूसरा द्विदलीय, यूएसए और यूके की बात करें, या जो पुराने लोकतंत्र है या जो भी लोकतंत्र सही से हो गए वो द्विदलीय ही हो जाते हैं आखिरकार। और एक होता है बहुदलीय, जिसमें भारत है। भारत भी हालांकि द्विदलीय ही है, देखेंगे अभी इसको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जनता जो होती है वो सीधे इसमें भाग लेती है, जनता का प्रत्यक्ष भाग होता है, जनता का प्रत्यक्ष भाग लेना। यानी जैसे कोई बड़े निर्णय होता है तो उसको क्या किया जाता है कि जनता के राय के लिए उसको रखा जाता है। जैसे भारत में भी रखा जाता है, लेकिन सरकार माने ना माने वो सरकार के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जनता के लिए रखा जाता है और फिर वोटिंग किया जाता है और देखा जाता है कि किसको ज़्यादा वोटिंग मिला। जैसे जो ब्रेग्जिट हुआ था यूके में, ब्रेग्जिट, तो उसके लिए यही हुआ था, जनता के लिए रखा गया था। जनता ने 51% जनता ने वोट दिया कि हाँ ब्रेग्जिट होना चाहिए और हो गया। ब्रेग्जिट क्या होता है, ब्रिटेन जो था वो यूए से एग्जिट किया था। ये हम लोग जब आईआर पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। तो ये होता है, जैसे इसका एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड, सबसे अच्छा एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे कुछ नियम है, जैसे इसमें क्या क्या नियम होते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। सबसे पहले होता है पहल, यानी कि इनिशिएट नियम। इसके तहत क्या होता है कि जो कुछ कानून बनाना होता है, जो इम्पोर्टेंट कानून होता है वो जनता द्वारा ही पहल कर दिया जाता है। तो जनता पहल कर देती है, तो ये हो गया यहाँ पर लागू है। या फिर जनमत संग्रह, कोई निर्णय लागू करना है और अगर सरकार उस पर सोच रही है तो जनमत संग्रह करा लेती है, वोटिंग करा लेगी और फिर वैसे निर्णय लागू कर लेगी। सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वापस बुलाने का अधिकार। तो ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल है, वापस बुलाने का अधिकार, ठीक है। अगर पूछे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या क्या होता है, तो पहल एक वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है, जनमत संग्रह इम्पोर्टेंट है, वापस बुलाने का अधिकार इम्पोर्टेंट है। यानी जैसे एक बार उसको चुन लिए फिर उसको वापस बुला सकते हैं।
जनता अपनी तरफ से पहल करेगी और जो चुने लोग हैं उसको वापस बुला सकती है। ठीक है, भारत में भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का लिए काम किया गया है। जैसे इसमें है जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल थी वो तो लोगों के पहल पे ही हुआ था। अन्ना हजारे ने पहल किया था, इसमें अरविंद केजरीवाल का भी हाथ था। तीन लोगों ने पहल किया था और पहल के अनुसार ये बिल बनवाए। ये भी हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भारत में एग्जाम्पल। बात करें सूचना का अधिकार, ये भी उसमें आ जाता है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसको बोलते हैं प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और प्रतिनिधि ही फिर जो भी होगा वो निर्णय सभी राय। क्योंकि देखिए भारत इतना बड़ा देश है तो एक एक व्यक्ति से राय ले नहीं सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में लोग निरक्षर हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में क्यों नहीं? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर निरक्षर है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भारत में, जनसंख्या काफ़ी है, लोग निरक्षर भी है, लोगों को अपने अधिकार तक नहीं पता है। तो फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे है प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र, यानी कि भारत जो है अपने तरफ से किसी प्रतिनिधि को चुनेंगे और प्रतिनिधि निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनता के संपर्क के आधार पे। चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं विचारधारा के आधार पे। तो हम लोग पहले उसको कर लेते हैं क्योंकि वो छोटा है, फिर हम लोग इसको मिटा के और फिर पूरा बोर्ड पे करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं एक दलीय लोकतंत्र। ठीक है, एक दलीय तो ये होता है साम्यवादी राष्ट्र में। साम्यवादी राष्ट्र में हमने बताया जैसे चीन, रूस में ऐसा नहीं है, रूस अब बदल गया, रूस में अब कई दल आ चुके हैं। ठीक है, इसी लोग क्या करते हैं कि संविधान में ही प्रावधान कर देते हैं कि एक ही दल होगा। ठीक है, संविधान में प्रावधान करते हैं कि एक ही दल होगा केवल। तो ये ऐसे एक दलीय राज्य वाले में होता है। ठीक है, और जो भी नए पार्टी बनते हैं, जैसे हमने बताया था कि जो भी अलग से जो पार्टी बनेगी, यानी कि स्थानीय रूप पे, जैसे प्रांत हो गया, राज्य हो गया, राज्य में चुनाव हो गए। ठीक है, लेकिन राज्य में जो चुनाव होंगे और वहाँ जो पार्टी होगी वो जो मेन पार्टी होगी उसी के अंदर ही काम करेगी। ठीक है, लोग उसी पार्टी के अंदर ही अपने अलग अलग नेता चुन सकते हैं। एक ही पार्टी होगी, वहीं कई लोगों को खड़ा करेगी और लोग उसमें से किसी को चुन सकते हैं। यानी कि लोगों के पास काफ़ी कम विकल्प होता है यहाँ पे। इसमें यूएसएसआर था और चीन है, वर्तमान में चीन है। वर्तमान का रूस ऐसा नहीं है, वर्तमान के रूस में कई पार्टियाँ हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे अगर रूस और साम्यवादी शासन जब देखेंगे तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, द्विदलीय यानी कि दो दल होती हैं, दो दल प्रमुख होती हैं। और हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें तो इसमें यूके हो गया, यूके में होता है जैसे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी बात करें यूएसए में तो यूएसए में है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, जैसे कई दल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे केवल दो ही दल हैं, और भी छोटे छोटे, यूएसए में कई सारे छोटे छोटे दल हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही दो दल है, बाकी सब दल का इम्पोर्टेंस नहीं है, काफ़ी वो लोग छोटे स्तर पे होते हैं। तो ये होगा द्विदलीय। और बहुदलीय यानी कि कई सारे दल होते हैं और सभी दल इम्पोर्टेंट होते हैं, कई दल और सभी दल का अपना महत्व होता है, अपना महत्व है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में ये है। ठीक है, यहाँ पे जो छोटे दल होते हैं वो महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं होते, वो किसी प्रकार से सरकार को कुछ नहीं मतलब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है। ठीक है, ऐसा हर जगह, जैसे फ्रांस में भी है, फ्रांस की बात करें, स्वीडन, नॉर्वे में भी ऐसा ही है, भारत भी है। अभी भी अगर भारत की बात करें तो मान लीजिए एक तो बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, इसके बाद कांग्रेस दूसरी पार्टी, और जो अलग पार्टी है जैसे डीएमके पार्टी है, डीएमके पार्टी को भी 38 सीट मिले हुए थे। कांग्रेस के पास भी लगभग 49 सीट था। बात करें अगर टीएमके तृणमूल कांग्रेस को, तो इसको भी लगभग 20+ ही सीट मिले हुए थे। तो ये सब अपनी अच्छी स्थिति में, ये दोनों मिला के कांग्रेस से ज़्यादा सीट है।
तो इसी प्रकार से होता है। जैसे भारत की बात करें तो 1990s में देखिएगा क्या हुआ था। 1990s में भारत में जैसे एक नई सरकार बनी थी, उसको तीसरी पार्टी कहा जाता था 1990 में, ठीक है। और उसके बाद 1990 से लेके कम से कम 1998 तक, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बने, तब तक क्या होता था, कई सारी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक पार्टी बनाई थी। एक थर्ड पार्टी अलायंस बना हुआ था जिसमें छोटी छोटी पार्टियां थी, और कांग्रेस बीजेपी बस साइड रूल में थी। बीजेपी ने 1999 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का जब सरकार बना था तो बीजेपी उसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन 1991 में उन्होंने सपोर्ट छोड़ दिया और उसकी पार्टी गिर गई। फिर कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार भी वो थर्ड पार्टी से मिलकर बनी थी। या बात करें 1979 में या 78 में, सॉरी 77 में, तो वहाँ पे भी बना था। जो जनसंघ पार्टी थी उन्होंने सरकार बनाया था, हालांकि 2 साल में भी सरकार गिर गया। फिर उसके बाद 1995 में आई.के. गुजराल और एच.डी. देवेगौड़ा इन लोगों ने सरकार बनाया। कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही थी और वो भी सरकार 2-2 साल पर वो लोग बदल रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जैसे 1998 में भारत में भी थोड़ा सा परिपक्वता आई। जैसे यहाँ पे भारत ने भी 2 पार्टी सिस्टम अपनाया। जैसे एक गठबंधन बन गया यूपीए गठबंधन और दूसरा बन गया एनडीए गठबंधन। तो भारत में भी परिपक्वता आ गई थी। लेकिन अब यूपीए गठबंधन अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस जो इसमें हेड था वो तो ख़त्म हो चुका है। तो अब एक नया गठबंधन आ गया है, इंडिया गठबंधन, और दूसरा गठबंधन है एनडीए गठबंधन। तो अभी भी मतलब 2 पार्टी सिस्टम ही चल रहा है केंद्र में। राज्य की तो बात छोड़िए, राज्य में तो हर जगह अलग अलग पार्टी है। और तमिलनाडु में जाएंगे तो डीएमके पार्टी है, अगर आप दिल्ली में जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, बिहार में आरजेडी है, अगर हम लोग जाएँ पश्चिम बंगाल में तो वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस है। तो ऐसे हर जगह अलग अलग पार्टी है, लेकिन केंद्र में तो अभी भी 2 ही दल चल रहे हैं, 2 गठबंधन ही चल रहे हैं। तो यही है, एक दलीय और द्विदलीय व्यवस्था। इसको मिटाते हैं और हम लोग देख लेते हैं ये उदारवादी और समाजवादी में क्या अंतर है, तो हम लोग का लोकतंत्र का प्रकार ख़त्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले उदारवादी लोकतंत्र, ठीक है। उदारवादी लोकतंत्र, इन लोगों का क्या मानना है। जैसे उदारवादी देश में जैसे यूएसए हो गए, यूके, जर्मनी, और समाजवादी में चीन और रूस, क्यूबा, ये सब आते हैं। तो उदारवादी लोगों का क्या मानना है कि जो लोग होते हैं, लोगों पर ज़्यादा फोकस होता है, लोगों की स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल, स्वतंत्रता पर बल। इनका जैसे मानना होता है उदारवादी लोगों का कि जो लोग होते हैं वो स्वयं के लिए सही निर्णय लेने के लिए सक्षम है। ये लोग अपना निर्णय ले सकते हैं, लोगों को ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ का मतलब दबाव हो। जैसे समाजवादी में होता है, एक पार्टी होता है, पार्टी ही निर्णय लेती है, लोगों को वहाँ पर हस्तक्षेप बहुत कम होता है। इनका मानना है कि लोग स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम है, ठीक है, और वो अपने अनुसार अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और खुद शासन चलाएंगे। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, अगर उदारवादी लोकतंत्र के लिए शर्तें कुछ होती हैं तभी वो उदारवादी कहलाएगा। जैसे इसमें होता है कि कई पार्टी हो, यानी कि द्विदलीय हो या बहुदलीय हो सकती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मताधिकार सभी के पास हो, वयस्क मताधिकार हो, सभी के समान वोट हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, तभी तो होगा आखिर उदारवादी लोकतंत्र। और जो चुनाव हो वो देखिए स्वतंत्र चुनाव हो, और चुनाव समय पे हो, निश्चित समय के बाद चुनाव होता रहे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो मीडिया हो उस पर किसी का नियंत्रण नहीं हो, जो मीडिया हो वो निष्पक्ष हो, तभी तो उदारवादी लोकतंत्र, यानी कि तभी तो लोगों को सही जानकारी मिलेगी और लोग अपने से निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। एक इसमें इम्पोर्टेंट होता है जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हो और सही ढंग से काम करते हो, ठीक है। यानी कि जो न्यायपालिका वो विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र हो, यानी कि न्यायपालिका निर्णय सही ले, क्योंकि न्यायपालिका जैसे भारत में जो फंडामेंटल राइट की जो गारंटी है
न्यायपालिका के पास है, और फंडामेंटल राइट जो दिया है वो राज्य के खिलाफ दिया गया है, लोगों को सुरक्षा के लिए, ताकि लोग अपना सर्वांगीण विकास कर सके। तो उसको विधायिका और न्यायपालिका से निष्पक्ष रहना पड़ेगा, तभी वहाँ पे उदारवादी लोकतंत्र आएगा। ठीक है। और जो अधिकारी तंत्र है यहाँ के, अधिकारी लोग हो, उनका चुनाव योग्यता पर हो, योग्यता पर, ना कि जन्म के आधार पर या विशेष अधिकार के आधार पर, क्या कि धनी लोग हैं तो वहीं लोग बनेंगे या फिर ऐसे, तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सब है उत्तरवादी लोकतंत्र, और इसमें ये शर्तें हैं, ये सब इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, मेंस में। बात करें समाजवादी लोकतंत्र, तो ये क्या कहते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र एक दिखावा है। यहाँ पे क्या होता है कि धनी लोग, उदारवादी में धनी लोग संसाधन पे कब्जा कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। जैसे भी रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया कि भारत की जो 1% धनी लोग हैं उनके पास भारत के 40% संसाधन पे कब्जा है। तो इनका यही कहना है कि जो धनी लोग होते हैं, उदारवादी के नाम पे धनी लोग ही पूरे शासन पे कब्जा कर लेते हैं और पूरे संसाधन अपने अनुसार फिर यूज करते हैं। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक लोकतंत्र का भी लोग बात करते हैं, यानी कि आर्थिक लोकतंत्र पर भी ये लोग बल देते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र यानी कि सबको व्यस्क मताधिकार मिल गया, स्वतंत्र चुनाव हो गया, यानी कि सबके पास अपने राजनीतिक राइट है। लेकिन आर्थिक लोकतंत्र का क्या है, गरीब अमीर में तो फिर दूरी बढ़ती रहेगी। तो इनका मानना था कि लोकतंत्र तो है, राजनीतिक भी देंगे लेकिन आर्थिक उसमें ज़रूरी है। और आर्थिक लोकतंत्र देने के लिए क्या करेंगे कि पहले सारे जो संसाधन है देश के वो सभी अपने पास पहले कब्जा करेंगे और फिर लोगों में बांटेंगे। जैसे नेहरू थे भारत में, इसके सबसे प्रबल समर्थक थे। वो क्या किए थे, जैसे इंदिरा गांधी भी थी इसमें, उन लोगों ने पीवी पर्स ख़त्म किया और उसके बाद उन लोगों ने कई सारे ऐसे बदलाव किए, जैसे ज़मीन का सीलिंग व्यवस्था कर दिया कि इससे ज़्यादा आप ज़मीन नहीं रख सकते थे। तो ऐसे ऐसे थे इसमें, ऐसे ऐसे निर्णय होता है। बात करें इसकी शर्त की, क्या होना चाहिए इसमें समाजवादी लोकतंत्र में, लोकतंत्र जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे अराजक तंत्र नहीं है। जो भी ये सब है, जैसे कई पार्टी जरूरी है, मताधिकार भी हो, ये सब होना चाहिए पूरा, ये सब तो शर्त इसमें होना ही चाहिए। साथ ही इसमें क्या होता है कि आर्थिक समानता जरूरी है। आर्थिक समानता के लिए लोगों के अधिकार पर, जैसे आर्थिक समानता के लिए अधिकारों पर रोक लगा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहले संपत्ति का अधिकार संविधान ने दिया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको बदल के और फिर संपत्ति का अधिकार ख़त्म कर दिया गया भारत के संविधान से। तो ये है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ये लोग हिंसक नहीं अपनाते। जैसे मार्क्स जो था, मार्क्स ने भी समाजवाद को मार्क्स नहीं किया था, लेकिन इसका कहना था कि जो धनी लोग हैं, धनी लोग सभी संसाधन को कब्जा कर लिए और आपका जो अधिकार है, आपको क्या करना है कि उनको मारना है और कब्जा कर लेना है उससे। इसमें माओवाद है, माओ जो थे वो इसी में थे। आज ही भारत इससे माओवाद और नक्सलवाद से काफ़ी प्रभावित है। ठीक है। इसमें यह है कि जैसे इसमें है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों में, सभी लोगों को समान रखना है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कि संरक्षणात्मक भेदभाव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो वंचित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, यानी जो बहुत समय से वंचित है, तो वो तो फिर यहाँ पे योग्यता के आधार पे आपने अधिकारी तंत्र चुन लिया, आपने जो क्या किया कि सबके लिए परीक्षा कर दी। लेकिन यहाँ पे जो वंचित वर्ग है वो तो पहले से ही पढ़े नहीं, वो पहले ही गरीब है, तो पढ़ेंगे क्या और फिर कैसे इसमें जुड़ेंगे। तो उनके लिए आप भेदभाव कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है आरक्षण। हालांकि ये अब संरक्षणात्मक भेदभाव की जगह अब ये राजनीतिक हो गया है। जैसे बिहार में अभी नीतीश कुमार ने आरक्षण को 75% कर दिया, तो उनको राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि अगले साल चुनाव है और वो जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा EBC है और OBC सबसे ज़्यादा है, तो उनको जीतने के लिए तब ये यही होगा आरक्षण। हम लोग पढ़ेंगे आरक्षण के बारे में, तो वहाँ देखेंगे ये क्यों ऐसा इतना बेकार क्यों हो गया। अब
तो ये है। इसमें क्या होता है और भी इसमें शर्तें हैं, जैसे कुछ आर्थिक शर्तें हैं। आर्थिक शर्तें में जैसे यहाँ पे प्रगतिशील कराधान होता है। प्रगतिशील कराधान यानी कि जो कर लगेगा वो प्रगतिशील लगेगा। इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का चैप्टर है, जैसे कि जितना आपका आय बढ़ता रहेगा उतना आपकी कर की दर भी बढ़ेगी। जैसे आपका अगर आय कम है, जैसे भारत में 7 लाख में 7 लाख पे 0% आय है, लेकिन 7 लाख से अगर आप 8 लाख करते हैं तो आप पे कर बढ़ेगा 5%, 10%, 15%, 20%, 30% तक भारत में कर है। ठीक है, तो ये है, यानी जितना आपका आय बढ़ेगा, अगर आप 15 लाख कमाते हैं तो आपका 15% कर लगेगा। तो ऐसे करके ये होता है। ठीक है, अगर आप 50 लाख से आगे जाएंगे तो फिर आप पे सेस भी लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा। तो ये इसमें होता है। ठीक है, इसमें एक होता है कि सभी को रोज़गार देना ज़रूरी है, और रोज़गार देने के लिए आरक्षण लगा दीजिए कि सभी को रोज़गार मिल जाए। या फिर अगर रोज़गार नहीं तो उनको गुजारा भत्ता दें। बिहार में बहुत सारा दिया जाता है, वृद्ध को गुजारा भत्ता दिया जाता है, फिर विधवा को दिया जाता है, तो ऐसे ऐसे गुजारा भत्ता उनको दे सकते हैं। ठीक है, और जो उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन यानी कि जो भी बड़े बड़े फर्म हैं, जैसे पुराने ज़माने में अगर जाएंगे तो स्टील का उत्पादन या फिर कोयले का उत्पादन, ये सारे सरकार के हाथ में होना चाहिए। सरकार के हाथ का मतलब है कि सामूहिक हो, सामूहिक लोग, मतलब सभी लोग का हो इसमें, ये नहीं कि केवल बस धनी लोग के पास हो। तो ये इसमें होता है। ठीक है, जो निजी लोगों की जो संपत्ति है वो एक सीमा बना दी जाए कि जो भी निजी लोग होंगे उनको 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति नहीं रख सकते। जैसे बाद में क्या कहा गया लैंड के बारे में, ज़मीन के बारे में, कि आप 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते हैं एक व्यक्ति के नाम पर। तो ऐसे ऐसे आप अधिकतम सीमा तय कर दीजिए ताकि एक ही लोग कोई कब्जा ना कर ले। जैसे अगर नहीं होता तो क्या होता, जो धनी लोग होते पूरा देश का ज़मीन खरीद लेते और गरीबी के पास ज़मीन भी नहीं रहता। तो ऐसे ऐसे निर्णय बनाए गए हैं। ठीक है, जो भूमि है, जो बड़े उद्योग हो, वो राष्ट्र का हो, ना कि किसी एक व्यक्ति का हो। तो ये हो गया लोकतंत्र के बारे में। हम लोग लोकतंत्र का प्रकार देख लिया। तो अब हम लोग लोकतंत्र हमें इतना ही पढ़ना है, काफ़ी हो गया। इससे हम लोग का अगर लोकतंत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, शासन का प्रकार ही पढ़ेंगे। अभी शासन, अभी ये पूरी राज्य व्यवस्था भी हम लोग का चलेगा, शासन का प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे एक और आधार है, ठीक है ना, केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पे, राज्य के संबंध के आधार पे। हालांकि केंद्र राज्य संबंध में हम लोग इसको देखेंगे, थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, जैसे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, संघात्मक प्रणाली, परिसंघात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली या एकात्मक प्रणाली। तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे, अध्यक्षीय और संसदीय प्रणाली। तभी हम लोग को ये 2 प्रणाली बचा है। तो कल हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कल से संविधान को स्टार्ट करेंगे। संविधान का इतिहास देखेंगे, फिर संविधान को थोड़ा सा और डिटेल करेंगे, फिर संविधान बना कैसे, संविधान सभा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो धीरे धीरे करके काफ़ी लेक्चर आप लोग का ज़्यादा होगा। ये आपका लेक्चर यूपीएससी मेंस के लिए भी कंप्लीट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंस के भी देखिएगा तो आपके सारे इससे हो जाएंगे।